देखें लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़ रहे थे रोल ऑफ, पहले मैंने आपको रोल ऑफ, हम लोग पढ़ रहे थे रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ वाटर और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन तमाम का रोल पढ़ रहे थे किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। रोल ऑफ जो है वो अभी आज डिस्कस सबसे पहले आज हमने करना था। रोल ऑफ लाइट का तो मैंने आपको कहा कि रोल ऑफ लाइट में तो आप सिर्फ दो चीजें एक चीज याद कर लो, और वो ये याद कर लो कि क्लोरोफिल जो विजिबल लाइट है उसमें से कौन सी लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादातर, एक रेड और एक ब्लू। रोल ऑफ लाइट में तो बस आप एक पॉइंट ये याद कर लो। अच्छा, उसके बाद फिर हमें देखना है रोल ऑफ वाटर और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रोल ऑफ वाटर और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखी हुई है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, और कैसे सिंपल कर रहा हूँ कि मैं इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। चलो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ हो गया। इस रिएक्शन को थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, वाटर के दो मॉलिक्यूल कर लिए यहाँ पर। इसी तरीके से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ये अब क्या हो गया, CH2O। इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को भी और सिंपल कर दिया मैंने। यहाँ पर 6 1 जा 6, यहाँ 6 1 जा 6, वाटर का भी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हो गया। और ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और ऑक्सीजन का भी ये एक मॉलिक्यूल हो गया। अब ये इक्वेशन सिंपल कैसे हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हो गया, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हो गए। यानी ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को मैंने सिंपल किया, इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया है, 6 से जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब एक देखो, मैं यहाँ पर चलो बना लेता हूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर देख रहा हूँ ना, बताया है तो यहाँ भी मैंने एक लिख दिया। फिर वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं तो HOH, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये हो गया। फिर HOH, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ये हो गया। अब देखो सबसे पहले जो ये ग्लूकोज है, ये जिसको मैंने सिंपल कर लिया है CH2O, जिसको मैंने सिंपल करके क्या लिख दिया है, CH2O। अब जब ये ग्लूकोज बनती है तो ग्लूकोज बनने के लिए कार्बन तो आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन कहाँ से आता है। असल में इसके पास जो हाइड्रोजन आएगा, किसके पास, हाइड्रोजन जो आएगा इसके पास, इस ग्लूकोज के पास, ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन आएगा, अभी देखो मैं इसको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, ये इसका ऑक्सीजन, और इस वाटर के दो हाइड्रोजन, यहाँ पर वाटर के ये हाइड्रोजन आकर क्या होगा, ये इसके अटैच होगा। तो देखें इससे क्या बन गया, इससे ये बन गया CH2O। CH2 और O, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ये बन गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लेते तो ये वाला फार्मूला ऊपर वाला हो जाता। अभी मैंने थोड़ा सिंपल करके बनाया है तो इस वजह से आपको एक ही इस तरह से सिंपल करके समझा रहा हूँ। तो अब देखो वाटर का रोल क्या हो गया, वाटर का रोल ये हो गया कि ग्लूकोज की जो रिडक्शन, यहाँ पर ग्लूकोज की जो है वो रिडक्शन हुई है, यानी ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन अटैच हुए हैं और इलेक्ट्रॉन अटैच हुए हैं। तो ग्लूकोज को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसने दिए, वाटर ने दिए। मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी होती है और जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो आप देखें एक मॉलिक्यूल किसका बन गया, ये ग्लूकोज का। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन भी बनती है। अब ये ऑक्सीजन कैसे बनेगी, ये दो जो वाटर के ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के, ये मिलते हैं आपस में, और मिलकर ये क्या बना लेते हैं, ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर O2 बना लेंगे। तो वाटर का रोल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है। आप ये देख सकते हैं कि ये दो ऑक्सीजन जो है वो किसके हैं, वाटर के दो ऑक्सीजन थे, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। और ये एक जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है, ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल बना, यहाँ पर रिएक्शन को जब सिंपल कर लिया तो ये भी कैसे बनेगा, ये भी बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बना, ये दो हाइड्रोजन के एटम, ये एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन,
तो ये इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया ये H2O और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। अब ओवरऑल रिएक्शन को मैंने बहुत सिंपल कर दिया है ये चीज बताने के लिए किसकी चीज किसके पास गई है। तो अब रोल ऑफ वाटर क्या है, रोल ऑफ वाटर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कौन देता है, वो देता है वाटर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अटैच हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई, वाटर से ये हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं तो वाटर की ऑक्सीडेशन हो गई। और यहाँ पर भी देखें ऑक्सीजन वाटर के साथ अटैच हो रही है तो क्या बन रहा है, ये वाटर बन रहा है, ये एक मॉलिक्यूल, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो भी किसके कहाँ से बन रही है, वो भी वाटर से बन रही है। तो ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर आपको एक इक्वेशन जो है वो बता दी। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ ही है, आपकी बुक में नहीं था लेकिन मैंने आपको इसे समझाया है थोड़ा सा ही। इसमें रोल ऑफ, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, तो अब सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड का रोल तो क्या है, ग्लूकोज बन ही कार्बन डाइऑक्साइड से रही। ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है, बेसिक स्केलेटन क्या होता है, कार्बन। ग्लूकोज का जो कार्बन आया है वो कार्बन कहाँ से आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। रोल ऑफ कार्बन में बस ये बात याद रखेंगे कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन आता है वो बेसिकली जो स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन होता है। और वो कार्बन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज में कहाँ से आता है, ग्लूकोज में आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर होगी बात, आगे चलें। यस सर। बस सिंपल करके इसकी इक्वेशन को मैंने बताया। चलो अब आ जाते हैं असल फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस की तरफ। ये तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, लेकिन ये ग्लूकोज वगैरह इतने आसान बनती नहीं, इसमें थोड़े सा रिएक्शंस होते हैं, बकायदा पूरा एक प्रोसेस है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं रिएक्शंस या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हम जो है वो रिएक्शंस देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम जो है वो दो रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन। और दूसरा जो रिएक्शन होता है वो डार्क रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको दो स्टेप में या दो रिएक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक क्या होता है, डार्क रिएक्शन। अब देखो, फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं थाइलोकॉइड्स। ये क्या है, ये थाइलोकॉइड्स हैं। इन थाइलोकॉइड्स के अंदर लगे हुए होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन का। तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर सनलाइट को सबसे पहले ये थाइलोकॉइड के जो पिगमेंट्स होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को ये एब्जॉर्ब कर कर दो चीजें बनाते हैं। वैसे तो तीन बनती हैं, चलें तीनों ही बता देता हूँ। लाइट रिएक्शन में तीन चीजें कौन कौन सी बनती हैं। एक तो इससे जो है, एक बनता है इस लाइट से एटीपी बनता है, एक NADPH बनता है, और एक बनती है ऑक्सीजन, जो कि बाद में ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो जाती है, लाइट रिएक्शन में बनता है। अब इस ATP और NADPH2 का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। लेकिन इस ग्लूकोज को बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ATP की जरूरत होती है, ATP की जरूरत होती है, और NADPH2 की भी जरूरत होती है। ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, ये इस एटीपी का एक फॉस्फेट ले लेते हैं। एटीपी का क्या ले लेते हैं, फॉस्फेट। और एटीपी का जब फॉस्फेट निकल जाता है एटीपी में, तो एटीपी दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और एनएडीपी जो आता है, एनएडीपी का क्या ले लेते हैं, एनएडीपी का हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो एनएडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनएडीपी कन्वर्ट हो जाता है एनएडीपी में। एनएडीपीएच किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनएडीपी में। फिर दोबारा ये, अब जाहिर सी बात है, एक तरीके से कहना है कि ये आए थे यहाँ पर मगर लुट के वापस चले गए। मतलब इसके अंदर एटीपी आया था एटीपी की शक्ल में, लेकिन इसने क्या किया कि इसने इसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, इसका एक फॉस्फेट ले लिया, बाकी बच गया। ये लुटा फुटा एडीपी की शक्ल में दोबारा कहाँ चला जाएगा, ये थाइलोकॉइड की तरफ।
और इसी तरीके से NADPH आएगा तो पूरा NADPH, मगर इसका हाइड्रोजन ले लेंगे और इसको भेज देंगे किस NADP, दोबारा लुटा पुटा दोबारा ये किस में आ गया, ये दोबारा आ गया थाइलोक्वाइड में। अब थाइलोक्वाइड में दोबारा लाइट रिएक्शन होगा, फिर इस ADP के साथ फॉस्फेट मिलेगा तो ATP बन जाएगा, फिर इस NADP के साथ हाइड्रोजन मिला के फिर इसको NADPH में कन्वर्ट कर देंगे, फिर दूसरी जब ग्लूकोज बनेगी तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वाटर, फिर दोबारा, मतलब ये दो रिएक्शन कंटिन्यू क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलते रहते हैं। मैंने आपको इसके पूरा जो है ना वो इसकी एक समराइज का इसको कर दिया है थोड़ा सा जो है वो, लेकिन अभी मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। चलो स्टार्ट किससे करते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन से वाले रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लो कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं। भाई ये याद रखें कि लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट के बगैर ये हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, या इसको हम जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं कि ये लाइट के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये होता कहाँ पर है, अकर, यानी इसकी किस जगह पर ये होता है, ये होता है थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में। ये कहां पर होता है लाइट रिएक्शन, ये थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है। अब थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में जो लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन जब होता है तो इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, यानी लाइट रिएक्शन में बनता क्या क्या चीजें हैं। लाइट रिएक्शन में ATP बनता है, NADPH बनता है, और साथ में ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है जो रिलीज हो जाएगी। असल काम की चीजें ये दो हैं जो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती हैं। अब असल में मुझे अब आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि ये ATP और NADPH बनता कैसे, इस वो कौन सा प्रोसेस है जिस जिस प्रोसेस से गुजर कर जो है ये NADP या NADPH2 जो है वो किस तरीके से बनता है। अब इसके बनने का प्रोसेस पढ़ें कि ये ATP और NADPH2 किस तरह से बनते हैं। चलो अब इसको मैं इरेज करूं। अब आप देखो ये एक है क्लोरोप्लास्ट, चलो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोक्वाइड है, थाइलोक्वाइड मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ये थाइलोक्वाइड की मेम्ब्रेन है। अब इस थाइलोक्वाइड की मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये हो गया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर की शक्ल में होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम कहते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूं ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक ग्रुप की में होते हैं जिनको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। अब इस थाइलोक्वाइड में दो तरह के फोटोसिस्टम होते हैं, एक फोटोसिस्टम 2 और एक फोटोसिस्टम 1, और उसके साथ यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी ऐसे साथ में लगी हुई होती है। अब ये होती है थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में, मगर मैं अब आपको जो दिखाऊंगा इसको आपको समझाने के लिए इन तमाम चीजों को थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन से बाहर निकाल कर बताऊंगा। ये प्रोसेस हो सब थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर रहा होगा, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने आपको जो है समझाने के लिए इसको बाहर निकाल के दिखाना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बताया कि थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में दो किस्म के फोटोसिस्टम होते हैं। ये एक फोटोसिस्टम है, चलो ये हो गया, और ये एक दूसरा फोटोसिस्टम है। मैं इसको फोटो सिस्टम 2 कह रहा हूँ, चलो मैं कह देता हूँ इसको फोटो सिस्टम 2, और मैं इसको कह रहा हूँ फोटो सिस्टम 1। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि मैं इसको फोटो सिस्टम 2 क्यों कह रहा हूँ और इसको मैं फोटो सिस्टम 1 जो है वो क्यों कह रहा हूँ। असल में इसकी रीजन ये है कि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, तो इस वजह से इसका नाम रख दिया फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 2 जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, तो इसका नाम रख दिया फोटो सिस्टम 2। ये बाद में डिस्कवर हुआ था, ये पहले, तो डिस्कवरी की वजह से इसको 1 और 2 कहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, फोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी कहते हैं, और फोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं। अब इसको P680 क्यों कहते हैं और उसको P700 क्यों कहते हैं, असल में जो फोटो सिस्टम 2 होता है ये लाइट की कितनी वेवलेंथ पर एक्टिव होता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होते हैं ये लाइट की कितनी वेवलेंथ पर होता है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर होता है, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं P680। जबकि फोटो सिस्टम 1 जो है वो लाइट की कितनी वेवलेंथ पर एक्टिव होता है, 700 वेवलेंथ पर एक्टिव होता है, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं P700। लेकिन आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि इन दोनों फोटो सिस्टम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो एक ही जैसे हैं, जैसे आपने बताया था ना एंटीना कॉम्प्लेक्स होंगे,
और उसके साथ रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होगा, दोनों में सेम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, तो इसकी वेवलेंथ 680 क्यों हो गई और इसकी वेवलेंथ 700 क्यों हो गई? अब दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल तो सेम होते हैं रिएक्शन सेंटर में, लेकिन क्लोरोफिल ए के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन दोनों में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। देखें, प्रोटीन का फर्क होता है और क्लोरोफिल के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन के फर्क की वजह से इनकी जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें भी क्या आ जाता है? उसमें भी फर्क जो है वो आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि लाइट को गैदर करने के लिए या लाइट को जो है वो कैप्चर करने के लिए दो किस्म के फोटो सिस्टम हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। 1 और 2 किस वजह से नाम दिया गया है? उसकी डिस्कवरी की बेस पर। और 680 और 700 इसको क्यों नाम दिया गया है? इसकी लाइट की वेवलेंथ की बेस पर जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो क्या होता है जब सनलाइट पड़ती है, अब ये देखो सनलाइट पड़ी, दोनों फोटो सिस्टम एक साथ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसने भी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और इसने भी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। जब इसको सनलाइट मिलती है और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स जब लाइट की एनर्जी को कैप्चर करके किसको देते हैं? रिएक्शन सेंटर को देते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए को देखते हैं। जब क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो एनर्जी ज्यादा मिलने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। आपको पता होगा ना कि क्लोरोफिल भी तो एक मॉलिक्यूल है, उसके भी एटम होते हैं। अब उस एटम के अंदर आपने ऑर्बिट्स पढ़े होंगे, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट जो है वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी जो है वो अपना जो है वो ऑर्बिट छोड़कर क्या होते हैं? बाहर की तरफ एस्केप कर जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ऐसे होता है ना, जैसे आपको कोई ज्यादा एनर्जी मिल जाए, कोई बहुत एक्साइटिंग न्यूज मिल जाए, तो आप भी तो सबसे पहले अपनी जगह छोड़ते हो, एक जगह पे बैठते नहीं हो, उछल जाते हो उस जगह से। आपको कोई एक्साइटिंग न्यूज मिले तो आप चाहते हो, फिर आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि मैं उस एक्साइटिंग न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ क्या करूं? शेयर करूं। तो भाई इस इलेक्ट्रॉन के पास, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के पास भी अच्छी खासी क्या आ गई है? एनर्जी आ गई है। अब ये चाह रहे हैं कि हम एनर्जी जो है वो किसके साथ क्या करें? शेयर करें। तो क्या होता है, अभी इसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्टोरी सुन लो। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर एक दूसरा पाउंड मौजूद होता है जिसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर एक होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं, इनको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? ये चले गए इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं तो थोड़ी एनर्जी उसको देंगे। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद फिर एक दूसरे कंपाउंड के पास जाते हैं, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम होता है प्लास्टोक्वेनिन। फिर प्लास्टोक्वेनिन के पास चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ये लो यहाँ से इसके पास भेज दिया, प्लास्टोक्वेनिन के पास भेज देते हैं इसे, इसके पास चला गया प्लास्टोक्वेनिन। प्लास्टोक्वेनिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते हैं किसके पास? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसको क्या कहते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जिसको इस वजह से कह रहे हैं, ये दो किस्म के साइटोक्रोम का मजमुआ होता है, एक साइटोक्रोम बी आई थिंक और एक साइटोक्रोम एफ। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ जो है, इन दोनों के मिलने से जो है वो क्या बनता है? ये बनता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? अभी ये इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास? अब चले जाएंगे ये यहाँ से, किसके पास चले गए? ये चले गए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। कुछ एनर्जी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दी, और उसके बाद फिर ये जो है चले जाएंगे किसके पास? एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन के पास चले जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये ना पीसी मतलब क्या है? प्लास्टोसाइनिन। ये इसके आखिर में जो है वो इस किसके पास चला गया? ये चला गया प्लास्टोसाइनिन के पास। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है ज्यादातर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, लेकिन ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये कैसा प्रोटीन है? ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। सी से याद रख लीजिएगा,
कि ये जितने भी ज्यादातर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो कैरी कर रहे हैं, अब ये सब जो है वो ज्यादातर क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली जो है वो आयरन कंटेनिंग। लेकिन ये जो प्लास्टोसाइनिन होता है ये क्या होता है, ये कॉपर कंटेनिंग जो है वो प्रोटीन है। अच्छा, जब प्लास्टोसाइनिन के पास आता है तो इसके पास से एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और लास्ट में ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट में कहाँ चला जाता है, लास्ट में ये चला जाता है फोटोसिस्टम 1 के पास। क्यों फोटोसिस्टम 1 के पास जाएगा, क्योंकि भाई इसमें से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर मौजूद थी ना, क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उसको अपना ऑर्बिट तो फिल करना था फोटो सिस्टम 1 को, और फोटो सिस्टम 1 के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन आया है, ये कहाँ से गया है, ये गया है फोटो सिस्टम 2 से। और इसकी जर्नी कैसे हुई, ये यूं गया, पहले यहाँ से एक्साइटेड हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 ने इसको 2 ने एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 से जिसके पास गया प्लास्टोक्यूनिन के पास, प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन के बाद, फिर आखिर में यहाँ पर आकर गिर गया। पहले से ये ऑर्बिट खाली था। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम तो जो है वो सॉल्व हो गया, इसका तो इलेक्ट्रॉन जो इसने निकाले थे इसको अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, मगर प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे। ये भी तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना, जिसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको तो कहीं ना कहीं से जो है वो क्या चाहिए, इसको तो अपने आप को रिड्यूस करना है, इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, अब देखो इसको जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज होता है ना H2O, ये वाटर स्प्लिट हो जाता है H और OH में, किसमें स्प्लिट हो जाता है, H और OH में स्प्लिट हो जाता है। और स्प्लिट होने के बाद ये जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन दोनों, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस फोटोसिस्टम 2 को दे देंगे। और ये जो वाटर स्प्लिट होता है किसकी प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, वाटर स्प्लिट होता है एक तो सनलाइट और एंजाइम्स की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट होता है H और OH में। और इसके स्प्लिट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। अब ये बात याद रखिएगा कि फोटोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो लाइट रिएक्शन में होता है, या पूछ लिया जाए अगर आपसे, फोटोलाइसिस का प्रोसेस लाइट रिएक्शन में होता है या डार्क रिएक्शन में होता है, तो बताओगे फोटोलाइसिस का प्रोसेस लाइट रिएक्शन में होता है। अब लाइट रिएक्शन में होता है तो इसको, वाटर को तोड़ने के लिए सनलाइट भी चाहिए होती है और साथ में एंजाइम भी चाहिए होते हैं। अगर ऐसे कोई एमसीक्यूज आ जाए कि फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गए, जो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो गए, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा इसको फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और भी किया जा सकता है कि ये पूरा प्रोसेस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलोक्वाइड है। अब ये जो वाटर टूटता है H और OH में टूटता है, क्या ये स्ट्रोमा में टूटता है या थाइलोक्वाइड के अंदर टूटता है, तो वाटर टूटता है थाइलोक्वाइड के अंदर। यहाँ पर थाइलोक्वाइड की जो बीच की कैविटी है ना, जिसको ल्यूमेन कहते हैं, थाइलोक्वाइड का जो बीच का है, ये जो बीच में जो कैविटी है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर थाइलोक्वाइड के अंदर होता है, स्ट्रोमा में नहीं होता। और थाइलोक्वाइड से ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिए जाते हैं, वो दे दिए जाते हैं किसको, फोटोसिस्टम 2 को। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चलूं। यस सर। अब आगे की बात सुनो, एटीपी जो बनता है, एटीपी बनने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के गुजरने के दौरान, इलेक्ट्रॉन के पास होने के दौरान इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस चीज में काम आएगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाने में काम आएगी। बनता कैसे एटीपी ये बाद में बताऊंगा, एक है पूरा का पूरा इसका प्रोसेस। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है तो उसके मिलने से बनती है एटीपी। लेकिन इस एटीपी को बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एटीपी को, फॉस्फेट को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी देता है कौन, वो एनर्जी देता है ये जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। प्लास्टोक्यूनिन हो गया, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन, नाम याद रखने हैं इस पूरे के, इस सीक्वेंस पूरा याद रखना है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का।
जिससे इलेक्ट्रॉन गुजरता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन गुजरता है इसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है और और वही एटीपी बनाने में क्या आता है, काम आता है। तो अब देखो लाइट रिएक्शन में दो चीजें बननी थी, एक तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे बनेगी, देखो वाटर टूटा है तो वाटर के टूटने से ऑक्सीजन बनेगी। क्या एक वाटर के टूटने से ऑक्सीजन बन जाएगी, कैसे ऑक्सीजन एक वाटर के टूटने से बनेगी? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में तो O2 होते हैं ना, यहाँ तो सिर्फ एक ऑक्सीजन है। एक वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से ऑक्सीजन नहीं बनती, दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो ये दो O2 मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। यानी दो दफा ये साइकिल रिपीट होगी, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो अभी ऑक्सीजन नहीं बनेगी। जब दूसरी दफा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो दो वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। ये आपसे पूछ सकते हैं ना एमसीक्यूज में कि फोटोसिंथेसिस में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। तो चलो ऑक्सीजन बन गई लाइट रिएक्शन का एक बाय प्रोडक्ट। फिर एटीपी बन गया, अब रह गया NADPH2। अब देखते हैं ये NADPH2 किस तरीके से बनता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन की कहानी तो मैंने आपको बता दी थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ से यूं गया, यूं जाता हुआ फोटो सिस्टम 1 में चला गया। अब फोटो सिस्टम 2 से भी तो, फोटो सिस्टम 1 से भी तो इलेक्ट्रॉन निकले थे ना ये। अब इसकी क्या कहानी है, ये क्या करेगा? फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, अब ये फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको भी एक्सेप्ट करने वाला एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 यहाँ पर मौजूद होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 जो है यहाँ पर क्या होता है, मौजूद होता है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 ने जो है सबसे पहले क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। किसके इलेक्ट्रॉन को? जो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकले थे वो किसमें आ गए, वो आ गए सबसे पहले जो है वो इसके पास आए। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास तो रखेगा नहीं क्योंकि इसने तो आगे ट्रांसफर कर देना है इसकी एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी है, अभी इसने तो आगे जाना है। तो क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 से जो है वो फेरोडॉक्सिन जो है वो एक दूसरा कंपाउंड होता है, एक प्रोटीन होता है, ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, किसके पास चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास, जो ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस ये भी इलेक्ट्रॉन तो अपने पास नहीं रखेगा। फिर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या करता है, ये इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को फेरोडॉक्सिन से लेगा और फेरोडॉक्सिन से लेकर इन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इन इलेक्ट्रॉन को दे देगा NADP। NADP को ये रिड्यूस करेगा। जब किसी चीज के साथ इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं ना। देखो इसके पास से तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और स्ट्रोमा के अंदर ये फ्री हाइड्रोजन के प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं। फ्री स्ट्रोमा के अंदर ये हाइड्रोजन के जो है वो क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए। फिर और दूसरे नंबर पे क्या करता है, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन होते हैं उनको भी यहाँ पर अटैच कर देता है और इनको मिलाकर NADP को रिड्यूस करके क्या बना देता है, ये बना देता है NADPH2। ये बन जाता है। अभी आप अपनी बुक से फिलहाल रीड ना करें, अभी जो मैंने आपको ये बताया है पहले ये समझें। इसको मैं एक दफा फिर पूरी साइकिल को रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये मीटिंग खत्म हो गई तो मैं आज दोबारा रीज्वाइन करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये मैंने पूरा प्रोसेस आज आपको बताना है। खत्म हो जाएगी तो आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए। अच्छा देखो, मैंने लाइट रिएक्शन आपको बता रहा था और लाइट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, लाइट रिएक्शन में पहले ये पढ़ा कि लाइट रिएक्शन किस जगह पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। तो पहले मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, जो आपने याद रखना है, थाइलोक्वाइट के अंदर होता है। कहां पर होता है, थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फोटो सिस्टम है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 और 2, ये सब कहाँ लगे हुए हैं, ये सब थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि हमेशा लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होता है और दो किस्म के फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 2 और एक फोटो सिस्टम 1। क्यों इसको कहते हैं मैं बता चुका हूँ। और इसको फोटो सिस्टम 2 को P680 भी कहते हैं और P700 कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जब इन दोनों पर लाइट पड़ती है तो इनके रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होकर अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं। लेकिन ऑर्बिट जैसे ही अपना छोड़ते हैं एक्साइटेड होके,
तो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2, और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, उनको एक्सेप्ट कर लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। फिर क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वाया किसके जरिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए होते हुए कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। और जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये गुजर रहे होते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी बनाने में काम आती है। इसको फोटो सिस्टम 1 को जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो किसका मिलता है, फोटो सिस्टम 2 का। और फोटो सिस्टम 2 को जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो किसका मिलता है, वो मिलता है बेसिकली वाटर का। वाटर ब्रेक डाउन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में और एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और वाटर के जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देते हैं, फोटो सिस्टम 1 को। अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो, सॉरी, फोटो सिस्टम 2 को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं। और उसके बाद फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन, एक दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये थी और एक ये है। इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थोड़ी छोटी है। इससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन जो है ये क्या करता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है एफडी। एफडी से जो है ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के पास जाता है। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इस इलेक्ट्रॉन को और साथ में जो हाइड्रोजन स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं फ्री, उनको इसके एनएडीपी के साथ अटैच करके एनएडीपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, आपकी बुक में तो खैर से जो लिखा है अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपको खुद ही बाद में रीड करवा दूंगा। अभी आप इन्हीं चीज पर फोकस करें जो मैंने आपको ये बताया है। अच्छा, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किया है ना, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो बताया है, ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ये है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। क्यों इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कह रहे हैं, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला दोबारा वापस वहां पर नहीं आया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के दोबारा यहीं आ जाता, फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकल के दोबारा फोटो सिस्टम 2 में आ जाता था, ये होता, इसको हम कहते हैं फिर साइक्लिक। या फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकल के दोबारा फोटो सिस्टम 1 में आ जाता, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इस दौरान जो एटीपी बनता है, एटीपी बनने को हम कहते हैं यहाँ पर फोटो फोस्फोरिलेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये एटीपी बन रहा है ना। एक एटीपी रेस्पिरेशन में भी बनते हैं। जो रेस्पिरेशन में एटीपी की सिंथेसिस होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। लेकिन यहाँ पर जो एटीपी बन रहा है ये लाइट की प्रेजेंस में बन रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोटो फोस्फोरिलेशन। तो ये लेकिन ये जो फोटो फोस्फोरिलेशन है जो मैंने भी आपको बताया है, इसको कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन। इसको कौन सा फोटोफोस्फोरिलेशन कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन। ये बता दिया मैंने। अब नॉर्मली जो प्लांट्स के अंदर होता है वो यही होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन ही होता है। साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन बहुत कम होता है, और क्यों होता है आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर प्लांट्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन होता है। अब मुझे बताओ कि कितना टाइम रह गया है आपकी क्लास जो है वो खत्म होने में, ताकि मैं जो साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन आपको पढ़ाऊं तो वो मैं आपको जो है वो इस क्लास के नेक्स्ट जो है वो मीटिंग क्लास स्टार्ट हो तो बढ़ाऊं, ताकि फिर ये जो है ना वो प्रॉब्लम होता है कि फिर दोबारा लाइट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर जी, इसमें से क्वेश्चन करो। सर 5 मिनट है। 5 मिनट है तो 5 मिनट में तो बता दूंगा, हो जाएगा फोटो फॉस्फोरिल। चलो मैं बता देता सर हूँ। जी सर ये जो PS2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ हाँ, गए, PS1 के पास गए वो। PS2 के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन PS1 के पास गए। सर जो PS1 के जो खुद के 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे फिर वो कहाँ पर गए। उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे वो चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास। देख बता रहा हूँ ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास चले गए। ऐसे ही है ना, देखो ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास चले गए। अब को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 से कहाँ गए, वो इधर चले गए फेरोडॉक्सिन के पास। फिर आप पूछोगे कि फेरोडॉक्सिन से कहाँ चले गए, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम ने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एनएडीपी के पास। यानी इसके इलेक्ट्रॉन चले गए आखिर में एनएडीपी के पास, उसको NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 में चले गए। सर
जी जी। सर ये NADPH जो बनता है सर, ये के अंदर बनता है या बाहर स्ट्रोमा में बनते हैं? क्या चीज? बाहर सर ये स्ट्रोमा में। हाँ, स्ट्रोमा के अंदर ही बनते हैं, स्ट्रोमा की तरफ ही बन जाते हैं। ये भी कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ना अभी। तो जबकि एटी सर आपने तो बताया कि फोस्फोरिलेशन जो होती है और फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस, होती है ये थाइलाकोइड के अंदर थोड़ा होती थोड़ा अभी थोड़ा वेट करो, जब मैं आपको कीमोऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा ना, अभी जब एटीपी बनने का प्रोसेस बताऊंगा ना, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको कैसे वहां से स्ट्रोमा से कैसे हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन तो यहाँ से लेने चाहिए थे ना, थाइलाकोइड से, क्योंकि ये वाटर जब टूटा था, तो आप ये कह रहे हो वाटर जब टूटा तो वाटर के हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिए, बाकी जो प्रोटॉन बचे वो इधर चले गए, ऐसे ही हुआ है ना। और इसको ये इलेक्ट्रॉन मिलके है। यस दोबारा सर। हाइड्रोजन बन गया। तो होने तो उधर से आने चाहिए थे, वहां से कैसे आए ये भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, जब मैं कीमोस्मोसिस बताऊंगा, ठीक है ना, उसमें फिर बताऊंगा। ओके सर। अच्छा, ये अब हम अब थोड़ा सा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होता है। देखो, नॉर्मली प्लांट्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होता है प्लांट्स में? ये उस वक्त होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट के पास एटीपी कम बनते हैं। एटीपी टोटल चाहिए होते हैं 12 एटीपी चाहिए होते हैं डार्क रिएक्शन में, और एनएडीपी कितने चाहिए होते हैं 6। बाज दफा एटीपी तो नॉर्मल बन रहे होते हैं, लेकिन सॉरी, एनएडीपीएच तो नॉर्मल बन रहे होते हैं, लेकिन एटीपी जो है कम बन जाते हैं। तो उस दौरान प्लांट को सिर्फ एटीपी चाहिए होते हैं, एनएडीपीएच2 नहीं चाहिए होते। जब कभी कोई ऐसा चीज हो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि एटीपी कम बन रहे होते हैं एनएडीपीएच के मुकाबले में, तो उस दौरान प्लांट क्या करते हैं, उस वक्त प्लांट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक की जगह पर कौन सा फोटोफॉस्फोरिलेशन हो जाता है, साइक्लिक। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होता है, उसमें फोटो सिस्टम 2 इस्तेमाल ही नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 यूज होता है। फोटो सिस्टम 2 थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। अब जब फोटो सिस्टम 1 सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, इन इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 एक्सेप्ट करता है। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 से ये जो है वो किसके पास चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास जाते हैं। फेरोडॉक्सिन किसको दे देता है, फेरोडॉक्सिन जो है इसको दे देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। फेरोडॉक्सिन जो है वो इसको सॉरी प्लास्टोक्यूनिन को दे देता है। फेरोडॉक्सिन जो है वो इसको किसको दे देगा, प्लास्टोक्यूनिन को। उसके बाद ये चला जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, प्लस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, और दोबारा किस में चला जाएगा, दोबारा चला जाएगा ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के अंदर, दोबारा जो है ये 1 के अंदर दोबारा जो है ये चला जाएगा। तो अब आप इधर देखें, ये साइक्लिक इसको क्यों कह रहे हैं, कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहीं इलेक्ट्रॉन दोबारा चला गया, और जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये गुजर रहा होगा, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, वो एटीपी बनाने में काम आएगी। तो मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपने याद क्या रखना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होता है, एक तो ये याद रखना है कब होता है, जब एटीपी कम बन रहे होते हैं एनएडीपीएच के मुकाबले में। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकल के दोबारा फोटो सिस्टम 1 में आ जाता है।